गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे राजधानी के प्रकार। और उसमें क्या बच गया था, थोड़ा सा बच गया था भोजन संग्रह। इसमें बच गया था किसमें, राजधानी के बारे में। भोजन का संग्रह भी यह करता है, आप लोगों को तो बताए ही थे। अमीबा जैसे कोशिकीय जीव में खाद्य राजधानी भोजन को संग्रहित और पचाने में मदद करती है। राजधानी जो होती है भोजन को पचाने में और भोजन को इकट्ठा करने में मदद करती है। ये तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ेंगे राजधानी के प्रकार। राजधानी कितने प्रकार के होते हैं, राजधानी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले अध्ययन में ये पढ़ा था, पिछले क्लास में, कि राजधानी होती है जो क्या करती है कि भोजन को इकट्ठा करती है और उसको संचय करके यानी उसका ऊर्जा लेकर हमारे कोशिका को देती है। ठीक है, आज पढ़ेंगे कि राजधानी के प्रकार क्या है। यानी पहला है जो राजधानी, खाद्य राजधानी। पहला क्या है, खाद्य राजधानी। और खाद्य राजधानी का काम क्या है, अमीबा जैसे जीवों में पाई जाती है। यह राजधानी कहाँ पाया जाता है, अमीबा जैसे जीवों में पाया जाता है। भोजन को अस्थायी रूप से रखती है। ये जो खाद्य राजधानी कहने का तात्पर्य ही पता ही ऐसे ही पता चल रहा है कि खाद्य मतलब क्या होता है, भोजन, और रसधानी मतलब रसधानी, जो कि रसधानी जो है खाद्य को, भोजन को कलेक्शन करती है, भोजन को इकट्ठा करती है और उसको रखती है और उसको पचाती है। भोजन को क्या करती है, पचाती है। अगला देखिए, खाद्य राजधानी के बाद आता है संकुचन राजधानी। क्या आता है, संकुचनशील राजधानी। संकुचनशील राजधानी आता है। ये क्या करता है, कुछ कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। यह सभी जीवों में नहीं पाया जाता है, यह कुछ कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। अतिरिक्त जल को बाहर निकालती है और जो जब पानी ज्यादा हो जाता है उसको क्या करती है, यह पानी को बाहर निकाल देती है। जल संतुलन बनाए रखती है, जल को संतुलन बनाए रखती है, यानी न ज्यादा पानी रहे और न ज्यादा कम रहे। कौन, संकुचनशील राजधानी। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय राजधानी आता है। उसके बाद क्या आता है, केंद्रीय राजधानी। केंद्रीय राजधानी का काम क्या होता है, ये सब समझ में आ रहा है ना बाबू, क्योंकि यह क्या है, किसका भाग है, राजधानी का भाग है। किसका भाग है, राजधानी का भाग है। जो राजधानी है उसी का 3 गो भाग है। पहला भाग है खाद्य राजधानी, दूसरा भाग है संकुचनशील राजधानी, तीसरा भाग केंद्रीय राजधानी। केंद्रीय राजधानी में क्या होता है, पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। यह केंद्रीय राजधानी जो होती है पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। कोशिका के अधिकतर भाग को घेर सकती है, कोशिका के अधिकतर भाग को यह घेर सकती है, यानी ज्यादा जगह छेक लेती है यह। और यह कोशिका को स्फीति और सहारा देती है, कोशिका को स्फीति और सहारा देती है कि वो मतलब बना रहे, टिका रहे। आप लोगों को एक और बात बता देते हैं कि हम लोग का अगर ये पेड़ है, ठीक ना, ये पेड़ है जो ये क्या बोला है, कोशिका अधिकतर भाग को घेरे रहती है। पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका में राजधानी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ये देखिए, ये हम लोग का पत्ता है और पत्ता में समझिए कि आप लोग को कल ही बतलाए थे कि ये जो पेड़ होता है, पेड़ पादप जो होते हैं, जरूरत होता है 10 लीटर, लेते हैं कितना, 100 गुना, 10 लीटर के 100 गुना 1000 लीटर ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 1000। अब उतना पानी ले लेंगे, लेने के बाद तो वो क्या करेंगे, छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, पानी तो छोड़ देंगे। पानी छोड़ेंगे तो उसका काम कौन करता है, संकुचनशील राजधानी काम करती है। पानी बाहर निकालने का काम कौन करती है, संकुचनशील राजधानी, क्योंकि यह जल संतुलन बनाए रखने में काम करती है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका की राजधानी में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के राजधानी में क्या अंतर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जंतु कोशिका के राजधानी का क्या कार्य होता है और पादप कोशिका के राजधानी का क्या कार्य होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जंतु कोशिका की जो राजधानी होती है यह छोटी होती है। पादप कोशिका में क्या होती है, यह बहुत बड़ी होती है।
जंतु कोशिका में क्या होती है, राजधानी छोटी होती है, और पादप कोशिका में क्या होती है, बड़ी होती है। इसका कारण यही हो सकता है क्योंकि उसको पादप कोशिका को बहुत बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, इसलिए उसका राजधानी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। मनुष्य को भी पानी की जरूरत होती है, लेकिन उसके 100 गुना ज्यादा थोड़ी होता है पानी की जरूरत। इसलिए जंतु कोशिका या मनुष्य या जीव जंतु जो है उनकी कोशिकाओं का राजधानी जो होता है छोटा होता है, सामान्यतः कम अस्थायी होती है। यह प्राय एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है, बहुत मतलब बड़ा केंद्र वाला राजधानी होता है। ये तीसरा जो होता है जल संतुलन में मदद करती है, और यह जो है स्फीति, कठोरता और भंडारण में मदद करती है। जंतु कोशिका में जल संतुलन मदद करती है, जल को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। इसमें भी मदद, जल संतुलन मदद करती है, पादप कोश में भी, और इसमें स्फीति, कठोरता और भंडारण करने में भी क्या करती है, मदद करती है। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे तारक काय। तारक काय सेंट्रोसोम, इसको अंग्रेजी में तारक काय को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, समझ लीजिए। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के केंद्रक के पास पाया जाने वाला एक छोटा चमकदार और बेलनाकार कोशिकांग है। यह भी एक क्या है, कोशिकांग है, यानी कोशिका का भाग है। क्या है, यह कोशिका का भाग है। यह तारक काय जो है कोशिका का भाग होता है। यह जंतु कोशिका में के केंद्रक के पास, जंतु कोशिका के केंद्रक के पास होता है, और इसका आकार छोटा होता है, चमकदार होता है, चमकते रहता है, और यह बेलनाकार होता है। क्या कैसा होता है, बेलनाकार होता है। यह कोशिका विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका को क्या करता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यानी अलग कोशिकाओं को विभाजन करने में यह क्या करता है, मदद करता है। अब इसकी संरचना क्या होती है, इसकी संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसमें 1 या 2 सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं, इसमें 1 या 2 सेंट्रियोल होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब कि सेंटर जैसा होता है, जो कोशिका को बांटने में मदद करता है, विभाजित करने में मदद करता है। कौन, सेंट्रियोल। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह बेलन जैसा दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है और एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में इसको नहीं देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह कैसा दिखाई देता है, बेलन के आकार का दिखाई देता है। यह कैसा दिखाई देता है, बेलन के आकार का दिखाई देता है। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर तारक रश्मियां दिखाई देती हैं। मतलब सेंट्रियोल के आसपास उसके चारों ओर, यानी केंद्र के इसके चारों ओर क्या दिखाई देता है, रेशम के जैसे धागे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, रेशम के जैसे धागे, रेशमियां दिखाई देती हैं। इसकी सूक्ष्म बनावट में 9 धागेनुमा इकाई वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और इसमें सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे देख रहे हैं यहाँ पर, सूक्ष्म नलिका है, सेंट्रियोल। ये देख रहे हैं, ये सेंट्रियोल है, ये हम लोग का क्या है, सेंट्रियोल है। इसमें 9 गो प्लस क्या रहता है, गोल गोल करके रहता है, वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित रहता है। ये देख रहे हैं वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित, माचिस की तिल्ली जैसा व्यवस्थित रहता है। ये रहता है हम लोग का तारक रश्मियां है। सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये सब छोटे छोटे नलिकाएं हैं। सूक्ष्म नलिकाएं इधर भी है, यानी चारों तरफ। यहाँ पर एक मस्त फिगर बनाया गया है, और इसको जब हम लोग माइक्रो सूक्ष्मदर्शी में, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देते हैं अलग अलग भाग में। ठीक है, सेंट्रोसोम है ये, इसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। ये इसका केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, इसका कार्य देखिए क्या होता है। कार्य जो होता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। विभाजन के समय इसका कार्य, इसका मुख्य ही कार्य है कोशिका विभाजन करना है। मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन करना।
और नेक्स्ट में विभाजन के समय स्पिंडल स्पिंडल तंतु बनाने में मदद करता है, स्पिंडल तंतु बनाने में मदद करता है। सिलिया और फ्लैजिला के निर्माण में भाग लेता है, सिलिया और फ्लैजिला के क्या निर्माण में भाग लेता है, यानी कोशिका को एक पूर्ण रूप देने में बहुत सहायता करता है। आगे कोशिका की गति में सहायता करता है, यानी कोशिका जो होता है जब बन जाता है उसको अपने जगह पर पहुंचाने में भी यह क्या करता है, मदद करता है। अब तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब ये कोशिका का भाग ही होता है, ठीक है।